एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रैगन किलिन के लाड़ के साथ। वो पैट्रियार्क के इर्द गिर्द घूमते हुए उन्हें काफी ज्यादा प्यार दिखा रहा था। जाहिर सी बात है, एक लंबे अरसे के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई थी, तो ड्रैगन किलिन का प्यार आज नदी जैसे बहने लगा। उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने पुराने मालिक से मिल पाएगा, लेकिन किन्मो की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तभी पैट्रियार्क भी उसे बड़े ही प्यार से कहने लगे कि मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, इसलिए बेवजह का प्यार दिखाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ड्रैगन किलिन कहाँ ही उनकी सुनने वाला था, और उसकी क्यूट हरकतें देखकर पैट्रियार्क को भी मजा आ रहा था। वो कहते हैं कि तुम अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ कैरी नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर ग्रैनी सी इन दोनों के प्यार में तड़का मारती हुई कहने लगी कि मास्टर, आपका ये सुअर तो काफी ज्यादा मोटा हो चुका, मेरे ख्याल से इसी को नए साल पर काटना चाहिए, हमारी दावत का बंदोबस्त हो जाएगा। जो सुनते साथ एल्डर बूचर भी अपनी छुरियों को धार लगाकर तैयार थे ताकि ड्रैगन किलिन को मीट के टुकड़े में बदल सके। तभी पैट्रियार्क कहते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, भले इतने मोटे जानवर को देखकर तुम्हें इसे खाने का मन कर रहा, लेकिन मैं इससे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये जब पहली बार मुझसे मिला था तब एक बिल्ली से भी छोटा था, उसी वक्त देखते साथ ही मुझे ये पसंद आया, मैंने इसे पेट भर के खाना खिलाया और फिर देखते ही देखते इतना ज्यादा बड़ा हो गया। वेल यहाँ पर ड्रैगन किलिन की बॉडी में गुदगुदी हो रही थी क्योंकि पैट्रियार्क उसकी जी भर के तारीफें कर रहे थे। उतने में ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी बताने लगा कि हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर किन्मो ने भी इसे ढेर सारा खाना खिलाया, इसके लिए तो एक बड़ा सा कटोरा भी बनाया गया है ताकि हर रोज इसे इसका खाना मिल जाए। मेरे ख्याल से आप दोनों ने ही इसका लाड़ कर करके इसे बिगाड़ दिया है। वेल ड्यूटी एंड डीमन गॉड की इस बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और उतने में विलेज चीफ किन्मो से कहने लगे कि भले ही हम उस रुइन से वापस आ गए, लेकिन हम उसके डीप में नहीं जा सके क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। हमने तो बस वहाँ के आउटर एरिया का चक्कर लगाया था और उसी वक्त हमें समझ आ गया कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि गुंगा हमारे साथ था, इसी के आर्टिफैक्ट की वजह से हम वहाँ से वापस आ पाए। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि हम वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे। मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। मेरे ख्याल से तुमने एक खबर सुननी चाहिए और सबसे पहला मैं तुम्हें बैड न्यूज सुनाऊंगा। अब ये सुनते साथ ही किन्मो के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो तो बस दुआ कर रहा था कि ये बुरी खबर इतनी भी ज्यादा बुरी ना हो, और उतने में विलेज चीफ ने उसे बुरी खबर सुनाई। वो कहते हैं कि ये जगह केयर फ्री सिटी नहीं है। पहला हमें लगा था कि ये जगह केयर फ्री सिटी हो सकती, लेकिन हमारा अंदाजा पूरी तरह से गलत था। अब ये सुनते साथ ही किन्मो को जरा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी उसने ये अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वो एक्साइटेड होकर तुरंत ही गुड न्यूज के बारे में पूछने लगा। जिस पर विलेज चीफ कहते हैं कि हमें फाइनली पता चला कि तुम्हारा फैमिली नेम क्या है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा मास से कहने लगे कि चलो सारी चीजें किन्मो के हवाले करो। दरअसल ये सारी चीजें ग्रैंडपा चीफ ने उसी रुइन से कलेक्ट की थी। तभी ग्रैंडपा मास किन्मो को बताने लगे कि तुम्हारा असली लास्ट नेम है किन, इसी किन सरनेम से ढेर सारी चीजें उस सिटी में मौजूद थी। तो विलेज चीफ ने मुझे उन सारी चीजों को जमा करने का हुक्म दिया था। अगर तुम नोटिस करो तो इन सभी चीजों पर एक ही इंस्क्रिप्शन लिखा गया है और यही इंस्क्रिप्शन तुम्हारे जेड पेंडेंट से मैच होता। तो किन्मो तुरंत ही अपने पेंडेंट को निकालकर उसके इंस्क्रिप्शन को मैच करने लगा। साथ ही साथ वो एल्डर्स को बताता है कि यहाँ से गुजरते वक्त मैंने भी एक विलेज के रुइन को विजिट किया था, वहाँ मौजूद एक अबैंडन घर को मैंने एक्सप्लोर किया था, और ताज्जुब की बात तो ये है कि उस घर में भी कुछ आइटम्स ऐसे थे जिस पर किन्ही कैरेक्टर लिखा गया था। वहाँ जाते साथ ही मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद यही मेरा असली घर था। और अब किन्मो अपने एल्डर्स को लेकर उसी अबैंडन घर के सामने पहुँच जाता है। वो कहने लगा जरा देखो, इस पर भी किन्ही कैरेक्टर लिखा गया है, लेकिन इसका पैटर्न मेरे जेड पेंडेंट से स्लाइटली डिफरेंट है। उतने में विलेज चीफ किन्मो को बताने लगे कि मेरे ख्याल से ये घर तुम्हारा नहीं होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हारा जन्म किसी और ही विलेज में हुआ होगा। वेल यहाँ पर किन्मो काफी ज्यादा मायूस था और सभी एल्डर्स उसके लिए सैड हैं क्योंकि वो सभी लोग दिल से चाहते थे कि किन्मो को उसके ओरिजिन के बारे में पता चले, मगर इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी ये लोग किन्मो के बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए। इनफैक्ट यहाँ पर हम पैट्रियार्क की आंखों में भी आंसू देख पाते हैं। उन्हें भी किन्मो के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अगर किसी इंसान को अपने माँ बाप के बारे में ही पता ना हो तो हम उसकी मायूसी का अंदाजा लगा सकते। भले ही किन्मो के पास इतनी लविंग और केयरिंग फैमिली थी, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स को काफी ज्यादा मिस करता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स की कमी को इस दुनिया का कोई भी शख्स भर नहीं सकता। सो अब यहाँ आने के बाद हर एक एल्डर काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो लोग दिल से चाहते हैं कि किन्मो अपने पेरेंट्स से मिल पाए, और उतने में विलेज चीफ ने किन्मो के दिल में एक उम्मीद की किरण जगाई। उसे बताते हैं कि किन्मो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा होंगे।
क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ ऐसा मिला था जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है। उतने में ग्रैंडपा मास्क धीरे से विलेज चीफ से कहने लगे कि क्या आप वाकई वो चीज अभी किन्मो को देना चाहते हो? मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा रुकना चाहिए। जिस पर विलेज चीफ कहते हैं कि मास्क मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो अगर हम अभी वो चीज किन्मो को ना दे तो फिर कब देंगे? मेरे ख्याल से यही सही वक्त है। अब ये सुनते साथ ही एल्डर मास्क ने फटाफट से एक आर्टिफैक्ट किन्मो के सामने पेश किया। किन्मो तो उसे देखकर ही कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये क्या चीज है। उतने में ही ग्रैंडपा चीफ उसे बताने लगे कि किन्मो ये है मैप होल्डिंग मिरर। इसी के अंदर असली केयरफ्री विलेज जाने का रास्ता है। ये मिरर हमें उसी शिप पर मिला था जो मेरे ख्याल से केयरफ्री सिटी जाना चाहती थी, लेकिन उस गॉड की कहर की वजह से फिर वो लोग यहीं पर स्टक हो गए। इधर किन्मो तो काफी केयरफुली उस मैप होल्डिंग मिरर को ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं ना कहीं से उसे केयरफ्री सिटी का नक्शा मिल जाए। तभी एल्डर उससे कहते हैं कि किन्मो इतने ध्यान से देखने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने उस मिरर को सील किया है। वो सील इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम फिलहाल उसे ब्रेक नहीं कर पाओगे। सो अगर तुम्हें सील को ब्रेक करना है तो तुम्हें खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। जैसे ही तुम इस सील को ब्रेक करोगे तुम्हारे सामने केयरफ्री सिटी जाने का रास्ता ओपन हो जाएगा, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा भयानक होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम फिलहाल इस सील को ब्रेक करने की कोशिश करो। पहला खुद को पावरफुल बनाओ और फिर अपनी मंजिल को हासिल करो। अब उनकी सारी बातें सुनकर ही किन्मो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। भले ये मिरर फिलहाल सील्ड है, लेकिन विलेज चीफ ने किन्मो को एक नई उम्मीद दी थी। अपने पेरेंट्स से मिलने की उसकी उम्मीदें अभी भी कायम है और इसी वजह से किन्मो सीधे घुटनों पर आ गया। उसने तो अपना माथा टेकते हुए विलेज चीफ का शुक्रिया अदा किया और इसी से हम समझ पाते हैं कि किन्मो इस एहसान के लिए कितना ज्यादा ग्रेटफुल है। इनफैक्ट सभी एल्डर्स भी ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गए। तो अब माहौल को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए विलेज चीफ अपनी चीयरफुल आवाज में कहने लगे कि जिस सीक्रेट को हम अनकवर करना चाहते थे उस पर से अब पर्दा हट चुका है। पहला तो बस हमारे पास एक नाम था, केयरफ्री सिटी, लेकिन अब वहाँ तक जाने का नक्शा भी हमारे पास आ चुका है। सो अब आगे क्या करना है ये हम बाद में फिगर आउट कर ही लेंगे। सो फिलहाल के लिए हमने खुश होना चाहिए कि हमने एक बहुत ही मिस्टीरियस सीक्रेट का पता लगा लिया और विलेज चीफ की इस बात से सभी लोग राजी थे। साथ ही विलेज चीफ कहने लगे कि इस बार हमने प्लान बनाया था कि नए साल को काफी धूम धमाके के साथ सेलिब्रेट करेंगे, मगर हम सभी का नया साल इसी बैरियर में कैद होकर गुजर गया। मगर कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन हम नए साल का सेलिब्रेशन जरूर करेंगे। वैसे भी हमारी एक प्रॉपर रियूनियन हो चुकी है, तो एक बढ़िया सी दावत के साथ हम अपने नए साल का आगाज करेंगे। और दावत का नाम सुनते साथ ही सभी एल्डर्स तुरंत ही चीयर अप हो गए। इनफैक्ट किन्मो भी अब अपने सानलाव विलेज जाने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हो गया, जिसके बाद हमें मून शिप दिखाई जाती है। इस जायंट मून शिप को देखते साथ ही सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई थी ग्रैंडपा लेम को। दरअसल एल्डर लेम चोरी करने में माहिर है और ऐसी चीजें एक चोर को काफी ज्यादा पसंद आती। सो अब मून शिप पर सवार होते साथ ही किन्मो तुरंत एक मून हर्डर में बदल गया। उसका ये जायंट फॉर्म देखकर तो एल्डर्स को बहुत बड़ा झटका लग गया था, जिसके बाद किन्मो ने मून शिप को हर्ड करना शुरू कर दिया। सभी एल्डर्स खुश होते हुए कहने लगे कि देखो तो हमारा किन्मो एक मून गार्डियन बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइन ब्रिज और किन्मो की 5 ल्यूमिनरीज आपस में कनेक्टेड हो गई। ये तो वाकई इनक्रेडिबल है। और अब ये लोग उसी इलाके में पहुंच जाते जहां पर हजारों क्यूब से एक पैसेज बना हुआ था। वही जहाज पर ग्रैंडपा लेम तो अभी भी इस मून शिप को ही निहार रहे थे। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगे कि देखो, इसे कहते हैं एक असली खजाना। अगर मैं इसे अपने साथ ले जा पाया तो ढेर सारा फॉर्चून मुझे मिल सकता है। फिर तो हमारे सानलाव विलेज में मेरे जैसा करोड़पति बुढ़ा और कोई हो ही नहीं सकता। मैं अमीर और ये लोग भिखारी, वाह क्या ही मजा आएगा। जो सुनते साथ ही ग्रैनी सी उन पर गुस्सा होते हुए कहने लगी कि ओए गंदी शक्ल के, मेरी बात गौर से सुन। पहली बात तो ये है कि तू इस जायंट शिप को हिला भी नहीं सकता, और अगर तूने जैसे तैसे इसे कैरी भी कर लिया तो बता तू इसे रखेगा कहाँ पर। सो अगर तू इसे विलेज में लेके आ गया तो फिर मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुढ़ा चोर मेरे हाथों मार खाने के लिए बेकरार हो गया। सो अब इन लोगों ने मुनशिप को उसकी जगह पर वापस रखने के बाद अपना आगे का सफर पैदल ही शुरू कर दिया, जहाँ पर किन्मो और ड्रैगन किलिन काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं पर ड्यूटियन डीमन गॉड किन्मो से कहने लगा कि तुम्हारे सभी एल्डर्स में सभी लोग काफी अच्छे से एबल बॉडीड हैं। इन्हें अपाहिज बोलना तो अपाहिज लोगों का अपमान होगा। स्पेशली मैं उस बुढ़े की बात कर रहा हूँ जो खुद को बहरा बताता है। उस बुढ़े के कान तो इतने ज्यादा तेज है कि हमारे दिल में कहीं बातें भी वो सुन सकता, और साथ ही साथ ये लोग अपने आप में एक पावर हाउस है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे
इस विलेज को अपाहिजों का विलेज क्यों कहा जाता। जो सुनते साथ ही किन्मो एक जगह पर रुककर अपने एल्डर्स को देखने लगा। वो कह रहा था कि मैंने ऑलरेडी ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी को जोड़ दिया, ग्रैंडपा लिम के पाँव को जोड़ा और ग्रैंडपा माँ के हाथ को जोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अधूरे हैं। मैंने उनके लिम्स को तो जोड़ दिया, मगर उनके दिलों पर जो घाव है वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए। ग्रैंडपा चीफ, ग्रैंडपा मास, ग्रैंडपा डेफ, ग्रैंडपा म्यूट और ग्रैंडपा ब्लाइंड, ये सभी लोग अपने ही दिल के अंधेरों में कैद हैं। मैं इनके दिलों के गम को समझ सकता हूँ और मुझे कुछ भी करके इसका भी एक तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इन सभी को चीयर अप कर सकूं, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों न पड़ जाए, लेकिन मैं इन सभी के दिल में मौजूद पेन को खत्म करके इन्हें खुश करूंगा। सही से एक और मिशन के साथ किन्मो सानला विलेज की तरफ रवाना हो गया। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये लोग अपने विलेज में वापस आ चुके। यहाँ पर इन्होंने पूरे विलेज में लाइटिंग लगाई थी। हमेशा सुनसान और मायूस पड़ा हुआ विलेज आज रोशनी से जगमगा उठा। और अब वो वक्त आ चुका था जब ये सभी लोग दावत के मजे उठाएंगे। डाइनिंग टेबल पर न जाने कितनी ही सारी तरह तरह की डिशेस बना के रखी गई थी और अब इन सभी लोगों ने मजे के साथ अपनी दावत की शुरुआत कर दी। वहीं पर ड्रैगन किलिन के भी आज काफी ज्यादा मजे हो रहे थे। उसे तो टोकरियां भर भर के पिल्स खिलाई गई। उतने में किन्मो की दोस्त लियांग और हुलिंग भी वहाँ पर पहुँच गई। ये दोनों भी नए साल के सेलिब्रेशन में शामिल होने आए थे। ग्रैनी सी खुश होते हुए कहने लगी कि 40 सालों से हम यहाँ पर रहते आ रहे, लेकिन ऐसा जबरदस्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमने आज तक नहीं किया था। आज के दिन की तो बात ही कुछ और है। और फिर इन सभी ने नए साल के नाम पर चीयर्स किया, लेकिन वहीं पर हम विलेज चीफ को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खामोश थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खोए हुए हैं और इस बात को ग्रैनी सी ने भी पहचान लिया। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि बुढ़ा तो आतिशबाजी पर भी ध्यान नहीं दे रहा, पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इधर बेचारे ड्रैगन किलिन के साथ तो काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था। हुलिंग ने वहाँ आते साथ ही उसे बुली करना शुरू कर दिया। उसने और लियांग ने एक साथ मिलकर बेचारे ड्रैगन किलिन पर ही पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहा था और उस डीमन गॉड ने जो किन्मो की मदद की थी उसकी वजह से किन्मो भी अब उसके साथ काफी अच्छे से बर्ताव कर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में जो कड़वाहट थी वो अब थोड़ी सी कम हो गई। अब अगली सुबह होते साथ ही हुलिंग और लियांग वहाँ से रवाना हो गई। वैसे तो हुलिंग किन्मो से दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन किन्मो ने उसे एक सिटी पर ध्यान देने का काम दिया था, इसलिए कुछ दिनों तक हुलिंग को किन्मो से दूर रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पैट्रियार्क भी अपने सफर पर जाने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे थे कि ग्रेट डाचू रुइंस इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि मुझे हर बार अचंभित करती। अगर मरने से पहला मैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करके समझ पाया तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इनफैक्ट यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और उतने में ही ड्रैगन किलिन उनके पास पहुँच गया। वो तो पैट्रियार्क का लाड़ करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो नहीं चाहता कि पैट्रियार्क उसे छोड़कर चले जाए, तो पैट्रियार्क भी उसे प्यार दिखाते हुए कहने लगे कि मुझे यहाँ से जाना होगा और बड़े अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम सेक्ट मास्टर किन्मो के साथ रहना, वो भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद वो किन्मो से कहने लगे कि मैं अलविदा बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ने के लिए गेट तक मत आना, वरना मैं बेवजह इमोशनल हो जाऊंगा। वेल यहाँ पर किन्मो भी उनके जाने की वजह से काफी ज्यादा मायूस था। वो भी चाहता है कि पैट्रियार्क उनके साथ रहे, लेकिन पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना ही पैट्रियार्क का मकसद था। उनकी लास्ट ख्वाहिश थी कि उनकी मौत से पहले वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करे। सो फाइनली एल्डर वांग और पैट्रियार्क वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर ड्रैगन किलिन ने रोना शुरू कर दिया था तो किन्मो उसे संभालने लगा। तब तक ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो किन्मो से कहने लगा कि मैंने अपना वादा निभाया, तुमने कहा था कि अगर मैं बैरियर को ब्रेक करने में तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम मुझे आजाद कर दोगे, तो चल बच्चे अब तू भी अपना वादा निभा। उतने में ही ग्रैंडपा लिम वहाँ आकर ड्यूटी एंड डीमन गॉड को चेक करने लगे। वो किन्मो से कहते हैं कि ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा, ये तो किसी भी बैरियर को आसानी से ब्रेक कर सकता। अगर ये मेरा क्राइम पार्टनर बना तो मजा ही आ जाएगा, हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को लूट सकते हैं। वेल यहाँ पर ड्यूटी एंड
डीमन गॉड को ग्रैंडपा लेम की आंखों में चोरी वाली हवस नजर आ रही थी। और गुस्से में किन्मो से कहने लगा कि बच्चे अब ये मत बोलना कि तूने अपना इरादा बदल दिया। मुझे इस बंदे की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, जल्दी से मुझे आजाद करो। और उतने में किन्मो ने अपने एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए ड्यूटी एंड डीमन गॉड की सील को एक्टिवेट कर दिया। किन्मो के स्पेल्स बड़ी तेजी के साथ जाकर उस पपेट के अंदर के मैकेनिज्म को ट्रिगर करने लगे, जिसके चलते ड्यूटी एंड डीमन गॉड को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर फाइनली उसकी सोल ट्रेस किन्मो की सीलिंग फॉर्मेशन से बाहर आ गई। और अब फाइनली यहाँ पर हम ड्यूटी एंड डीमन गॉड का फॉर्म देख पाते हैं, जो कि किन्मो की कैद से पूरी तरह से आजाद हो चुका था। बेचारा ड्रैगन किलिन तो उसे देखते साथ ही डर के मारे किन्मो के पीछे छुप गया। वहीं पर किन्मो भी बड़े ही अजीब से अंदाज में ड्यूटी एंड डीमन गॉड से कहने लगा कि तुम अब आजाद हो। जो सुनकर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि बच्चे तुम तो काफी बड़े ईमानदार निकले, फाइनली तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरी ड्यूटी एंड रेल्म और तुम्हारी ये दुनिया पूरी तरह से अलग है। हो सकता है कि आज के बाद हम कभी एक दूसरे से मिलने न पाए। इसका एक रीजन ये होगा कि तुम मॉर्टल्स की लाइफ काफी ज्यादा शॉर्ट होती है। जब मैं अपनी दुनिया में वापस जाकर तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तब हो सकता है कि हजारों सालों बाद तुम्हारी मौत हो जाए, क्योंकि यहाँ की और वहाँ की टाइमलाइन काफी अलग तरीके से काम करती। जिस पर किन्मो कहने लगा कि अरे ऐसा तो नहीं होने वाला कि दोबारा हमारी मुलाकात ना हो, क्योंकि मेरे पास स्पिरिट समनिंग सिजिलैंड कमांड है। उसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें कभी भी समन कर सकता हूँ। तुम यूँ समझ लो कि अगर कभी मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुझे मेरी याद नहीं आने वाली, बल्कि असली रीजन तो ये है कि तुम मेरे से अंडरवर्ल्ड की डीमन लैंग्वेज सीखना चाहता है, ताकि तुम अपने उस स्क्रॉल पर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ पाओ। जिस पर किन्मो कहने लगा कि नॉलेज हासिल करना तो काफी अच्छी बात होती, जब भी तुम फ्री हो जाओ तब मुझसे मिलने आ सकते हो, और उसी वक्त तुम मुझे डीमन लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हो। क्यों सही कहा ना मैंने टीचर ड्यूटी एंड डीमन गॉड। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि ना बाबा, ये दुनिया तो बड़ी ही ज्यादा खतरनाक है, तो अगर मुझे बुलाएगा भी तो भी मैं यहाँ पर नहीं आने वाला, और वैसे भी मैं अब काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। मुझे मेरी रेल्म के लिए एक नई दुनिया को ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर मेरी डीमन रेस सर्वाइव और ग्रो कर सके। इसलिए मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आने वाला, और तेरी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। इतना कहते साथ ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड वहाँ से रवाना हो गया। किन्मो ने इस बेचारे को इतना ज्यादा तंग किया था कि अब वो यहाँ पर दोबारा वापिस नहीं आना चाहता। तो उसके जाते साथ ही किन्मो कहने लगा कि फ्यूचर का भला क्या भरोसा, ये भी पॉसिबल है कि तुम खुद होकर मुझसे मिलने आ जाओ। इधर विलेज चीफ ग्रैंडपा मास से कहने लगे कि देखो तो हमारा किन्मो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, उसने अपने न जाने कितने ही सारे दोस्त बना लिए। इनफैक्ट उसने तो ड्यूटी एंड डीमन गॉड के साथ भी दोस्ती कर ली। अब तो वो सही मायने में एक सेक्ट लीडर बन चुका है। जिस पर ग्रैंडपा मास भी अग्री होते हुए कहने लगे कि किन्मो वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसने तो ग्रेट रूइंस की सबसे खतरनाक फॉरबिडन जोन में एंटर करके हम सभी को वहाँ से बाहर निकाल लिया। ये तो ऐसा काम है जो हमारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर भी नहीं कर पाते, जो कि इस छोटे से बच्चे ने कर दिखाया। तो विलेज चीफ कहते हैं कि हाँ, और इसके बावजूद उसने हमारे दोस्तों की भी मदद की है। उसने ग्रैंडपा बुचर, ग्रैंडपा मा और ग्रैंडपा लेम के बॉडी पार्ट्स को भी रिस्टोर कर दिया। जब से लेम को उसकी टांग मिली है तब से वो लाते मारने का काम करता। किन्मो ने उन तीनों के लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान ये तीनों भी जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे। किन्मो होली डीमन सेक्ट का लीडर है और साथ ही केयरफ्री सिटी का एक ऑर्फन। उसके कंधे पर तो अब ढेर सारी जिम्मेदारियां आ गई। उसे हेवनली डीमन सेक्ट को भी प्रोटेक्ट और ग्रो करवाना है, वहीं पर अपनी केयरफ्री सिटी को भी ढूंढना है। तो मेरे ख्याल से उस पर अगर एक और जिम्मेदारी डाली जाए तो इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये सुनते साथ ही ग्रैंडपा मास काफी ज्यादा परेशान हो गए। तभी विलेज चीफ उनसे कहते हैं कि अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे, तो अब मुझे अपनी जिम्मेदारियां किसी और पर सौंपनी होगी। इधर ग्रैंडपा लेम और किन्मो काफी फनी तरीके से फाइट कर रहे थे कि उतने में ही विलेज चीफ ने उसे अपने पास बुला लिया। विलेज चीफ उससे कहते हैं कि किन्मो जाओ, जाकर मेरे बिस्तर के नीचे एक आर्टिफैक्ट रखा है, उसे लेकर आ जाओ। तो किन्मो तुरंत ही उनके रूम में जाकर बेड के नीचे रखी हुई उस चीज को बाहर निकाल लेता है। उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए कहने लगा कि विलेज चीफ ने इसे अपने बिस्तर के नीचे डाल के रखा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्कुल भी स्पेशल नहीं। और अब वो तुरंत ही विलेज चीफ के पास
पहुंच गया। तभी विलेज चीफ किन्मो को बताने लगे कि आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा स्पेशल है। इसे ह्यूमन एम्परर जेड सील के नाम से जाना जाता। हमारी दुनिया के सबसे पहले ह्यूमन एम्परर की ये लेगेसी है। तुम यूँ समझ लो कि ह्यूमन रेस के लिए सबसे ज्यादा सीक्रेट रेलिक है। खैर मैंने ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद तुम मेरे डिसाइपल बनोगे और इसी वजह से मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर सौंपना चाहता हूँ। मुबारक हो बच्चे, आज के बाद तुम्हें इस दुनिया की ह्यूमन एम्परर के नाम से जाना जाएगा। अब ये सुनते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कह रहा था क्या कहा आपने, मैं एक ह्यूमन एम्परर बन चुका हूँ, यानी कि मैं सब पर रूल करूंगा। तो एल्डर उसकी खुशियों पर पानी फेरते हुए कहने लगे कि ह्यूमन एम्परर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी तख्त पर बैठकर सब पर हुक्म चलाओगे। एम्परर बनने से तुम्हें कोई पावर नहीं मिलने वाली, बल्कि तुम्हें बस कुछ जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी। अब ये सुनते साथ ही किन्मो के चेहरे पर की स्माइल गायब हो गई। इस मासूम से बच्चे ने तो राजा बनने के सपने देखना भी शुरू कर दिए थे। तभी विलेज चीफ उसे बताने लगे कि ना ही तुम किसी पर रूल करोगे और ना ही कहीं पर अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे पास ना ही कोई जंग छेड़ने का अधिकार है, बल्कि ह्यूमन एम्परर तो बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक कोड है जिस पर तुम राइचस पाथ को फॉलो करोगे। जो सुनते साथ ही किन्मो उनसे पूछने लगा कि मास्टर क्या हमारे पास और भी कुछ ट्रेजर्स है, क्योंकि ये वाला सील मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। जो सुनते साथ ही विलेज चीफ उसी सील को किन्मो के सर पर पटक देते हैं। वो उसे गुस्से में बताने लगे कि बच्चे अब तुम्हारे पास ह्यूमन एम्परर का सील आ चुका है। मगर किन्मो की तो शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी ह्यूमन एम्परर बनकर खुश नहीं है। वो कहता है मास्टर ये ह्यूमन एम्परर बनना तो काफी ज्यादा सिंपल था। जिस पर विलेज चीफ कहने लगे कि ना ही हमारा कोई सेक्ट है और ना ही कोई नेशन है, ये तो बस एक लेगेसी है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाई जाती। हर जनरेशन में से बस एक ही बंदे को चूज किया जाएगा जो कि ह्यूमन एम्परर के टाइटल को होल्ड करेगा, मगर हम उसे ही चूज करते जो बंदा काफी ज्यादा वाइज और पावरफुल हो। एक गिफ्टेड पर्सन ही एक असली ह्यूमन एम्परर बन सकता है। वैसे सच बताओ तो इस जनरेशन में एक ब्रिलियंट पर्सन है, उसके जैसा टैलेंटेड बंदा इस एरा में कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल विलेज चीफ यहाँ पर यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर का जिक्र कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं इंपीरियल एडवाइजर को ह्यूमन एम्परर बनाना चाहता था, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उसने अपना रास्ता खुद फोर्ज किया। अब वो बंदा अपने रास्ते को छोड़कर किसी और की पाथ पर नहीं चल सकता। उसके लिए ह्यूमन एम्परर की लेगेसी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और ऊपर से मैं भी इतना आलसी हूँ कि किसी और बंदे की तलाश करना अब मुझसे नहीं होने वाला। मैं खुद ही इस चेयर पर बैठे बैठे ग्रैंडपा मास्क पर बोझ बना हूँ, तो भला मैं एक नए बंदे की तलाश कहाँ से करूँगा। तो मैं कल से ही इसी बारे में सोच रहा था कि नया ह्यूमन एम्परर किसे बनाया जाए। अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुमने इतनी यंग एज में ही ग्रेट थिंग्स को अचीव किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ह्यूमन एम्परर बनाया जाए, तुम ही मेरे लिए एक बेस्ट चॉइस हो। तभी किन्मो से कहता है कि ग्रैंडपा आप खुद पर जबरदस्ती ना करें, मेरे ख्याल से आपको मुझसे भी बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। दरअसल किन्मो को ये ह्यूमन एम्परर बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इस काम में ना ही कोई पावर है और ना ही कोई अथॉरिटी, उसे तो बस फ्री फोकट में काम करने पड़ेंगे। और अब ये सुनते साथ ही विलेज चीफ उस पर गुस्सा हो गए। वो कहते बच्चे जैसे ही हम उस बैरियर से बाहर आए तेरे तो पर निकल आ गए, तूने मूनशिप को चला क्या लिया, तेरे तो तेवर बदल गए। देख तो तेरी हिम्मत तो अपने ही ग्रैंडपा के खिलाफ जा रहा। तुझे ऐसा लगता कि ह्यूमन एम्परर बनना बड़ा ही बेकार काम है। एक एम्परर बनने के बाद तुझे ढेर सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, और शायद इसी से तुझे डर लग रहा। तो अब जल्दी बता तू ह्यूमन एम्परर बनेगा या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे। उनका गुस्सा देखते साथ ही किन्मो कह रहा था हाँ हाँ जरूर, मैं ह्यूमन एम्परर बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझ पर ढेर सारी फ्री फोकट की जिम्मेदारियां पड़ी है, ऐसे काम जिन्हें करने से भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, मैं ऊपर से ह्यूमन एम्परर बनने की भी जिम्मेदारी उठा लेता हूँ, भला एक और काम बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो उसका एटीट्यूड देखकर ग्रैंडपा चीफ बताने लगे कि न जाने कितने ही सारे लोगों ने मेरे सामने भीख मांगी थी कि मैं ह्यूमन एम्परर की लेगेसी उन्हें पास करूं, मगर मैंने उन्हें मना किया। और तुम हो कि ह्यूमन एम्परर बनने के बाद तुम इस काम को काफी हल्के में ले रहे। तुम्हें ऐसा लगता है कि एम्परर बनना मामूली सा काम है। जिस पर किन्मो कह रहा था कि ना मुझे ऐसा नहीं लगता, दरअसल मेरे ख्याल से ये बस एक टाइटल है, इससे मेरा खुद का तो कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मेरे पास एक शानदार आइडिया है, क्यों ना आप अपनी सोर्ड आर्ट मुझे पास
पास डाउन करो, इससे तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मैं आपकी सोड लेगेसी को कैरी ऑन करते हुए आपका नाम हमेशा रोशन करूंगा। और रही बात इस ह्यूमन एम्परर के टाइटल की, तो ये आप किसी और को भी दे सकते हो। अब ये सुनते साथ ही बेचारे विलेज चीफ को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। वो हैरान होते हुए एल्डर मास से कहने लगे कि देखो ये बच्चा कितना ज्यादा बदतमीज हो गया, ये तो मेरी इज्जत की धजिया उड़ा रहा, इसे तो ह्यूमन एम्परर बनने में भी शर्म आ रही। ये बच्चा तो दिन ब दिन काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा। सो यहाँ पर ग्रैंडपा मास को भी काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी विलेज चीफ का इतना बीपी हाई नहीं किया था। उन्हें तो डर लग रहा था कि कहीं उनकी हंसी न छूट जाए, इसलिए वो तुरंत ही अपना पत्ता काटते हुए कहने लगे कि मैं जरा अपने कीड़ों को खाना दे के आता हूँ। इधर विलेज चीफ किन्मो के साथ झगड़े कर रहे थे। वो कहते बच्चे मैं अपाहिज भी हूँ और आलसी भी, अगर मैं चल फिर पाता तो जरूर से एक अच्छा और पावरफुल बच्चा ढूंढ के लाता जो कि मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाता। ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे जैसे बदतमीज बच्चे को अपना टाइटल देना पड़ रहा। जो सुनते साथ ही किन्मो ने भी उनके साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि मेरे पास ओवरलॉर्ड बॉडी है, भला मुझसे बेहतर इस दुनिया में और कौन होगा। दरअसल किन्मो को ये नहीं पता था कि उसकी ओवरलॉर्ड बॉडी भी विलेज चीफ ने बताया हुआ सबसे बड़ा झूठ है। अब यहाँ पर विलेज चीफ उसे कूटने के लिए उठने वाले थे, लेकिन तभी किन्मो उन्हें संभालने लगा। वो कहता है माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। तभी विलेज चीफ कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे आउटस्टैंडिंग पर्सन हो, तो फिर तुमसे बेहतर कोई दूसरा ह्यूमन एम्परर बन ही नहीं सकता। एक ह्यूमन एम्परर बनने के बाद तुम्हारी बस 3 ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। एक तो है गॉड्स को स्ले करना, दूसरी है डीमंस को स्ट्राइक डाउन करना, और तीसरी है हेवन को चीर देना। जो गॉड का है गॉड को उस पर हुकूमत करने दो, जो डीमंस का है डीमन को उस पर हुकूमत करने दो, और जो इंसानों का है उस पर बस इंसान ही हुकूमत करेंगे। अगर इंसानों के मसलों में गॉड्स ने इंटरफेयर किया तो उनके हाथ काट दो, अगर डीमंस बीच में आ जाए तो उनके सिर काट देना। जितने ज्यादा तुम पावरफुल बनोगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हें गॉड्स को चैलेंज करना है, डीमंस को करना है, और तो और हेवंस को काटना पड़ेगा। लेकिन जब वो हेवन की तरफ देखकर हेवंस को काटने की बात कर रहे थे, किन्मो वहाँ से भाग निकला, और वो इतनी तेजी के साथ भागा कि क्या ही बताओ। ऐसा लग रहा था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुनकर ही किन्मो ने अपना मन बदल दिया। विलेज चीफ तो ये सब देखकर ही उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि कमबख्त बच्चे जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, और फिर उन्होंने अपने डिवाइन हैंड का इस्तेमाल करते हुए किन्मो को दबोच लिया। उसे तो एक बार फिर से विलेज चीफ के सामने पेश किया गया था। विलेज चीफ काफी ज्यादा चौंकते हुए उससे कहने लगे कि तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो, अभी अभी तो मैंने तुम्हें ह्यूमन एम्परर बनाया, और तुम हो कि अपनी लेगेसी को देखते साथ ही यहाँ से भाग निकले। इधर बेचारा किन्मो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैंने ह्यूमन एम्परर बनने के लिए हाँ कब बोला था। एक तो ये फ्री फोकट का काम है, और ऊपर से मुझे गॉड्स और डीमंस को भी मारना पड़ेगा। साथ ही विलेज चीफ उसे चिल्लाने लगे कि तुम ह्यूमन एम्परर हो, ऐसे डरपोकों वाले काम करके तुम खुद को ही जलील कर रहे। वैसे हमारे ह्यूमन एम्परर के लिए एक हॉल भी बनाया गया था, जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम वहाँ पर विजिट कर लेना। वो हॉल काफी ज्यादा शानदार है, वहाँ पर तुम्हें पास्ट ह्यूमन एम्परर की सारी ग्रेट अचीवमेंट दिखाई देगी। अरे अब जबकि मैं तुम्हारा मास्टर बन चुका हूँ तो मैं अपनी तलवारबाजी भी तुम्हें पास कर दूंगा। अरे अब जैसे विलेज चीफ ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई, किन्मो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। हालांकि विलेज चीफ के डिवाइन हैंड ने उसे दोबारा से दबोच लिया था। विलेज चीफ उसे बता रहे थे कि मैं अपनी सोर्डमैनशिप तुम्हें पास करने वाला हूँ, तुम्हारी जितनी एबिलिटी होगी उतना उसे ग्रास्प कर लेना, लेकिन जब भी तुम मेरी तलवारबाजी का यूज करोगे तुम गॉड्स और डीमंस की नजरों में जरूर आओगे, और फिर 100% पॉसिबिलिटी है कि गॉड्स और डीमन तुम्हें मार देंगे। अब ये सुनते साथ ही बेचारे किन्मो ने डर के मारे दोबारा से भागना शुरू कर दिया। ना ही उसे इस ह्यूमन एम्परर का ताज चाहिए था और ना ही एल्डर की सोर्डमैनशिप, क्योंकि ये दोनों भी उसकी जान के लिए खतरे थे। वहीं पर विलेज चीफ उससे कहते हैं कि भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम मुझसे बच नहीं सकते। अगर सच बताओ तो मैंने भी ऐसे ही भागने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैं भी भाग नहीं पाया। मुझे कुछ रियलाइज हो इससे पहले ही मैं एक ह्यूमन एम्परर बन चुका था। एक्सीडेंटली ये लेगेसी मुझे हासिल हुई। तब तक उनकी डिवाइन हैंड ने किन्मो को उल्टा लटका कर उनके सामने पेश किया था। यहाँ पर किन्मो समझ गया कि अब भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला। विलेज चीफ तो उसे ह्यूमन एम्परर बना के रहेंगे। अगर वो खुद इस जिम्मेदारी से भाग नहीं पाए तो भला किन्मो भाग कैसे सकता। उतने में ही ग्रैनी सी और ग्रैंडपा ब्लाइंड वहाँ पर पहुँच गए। ग्रैनी सी कह रही थी कि चलो फाइनली ये बुड्ढा अपनी लेगेसी को पास डाउन करने के लिए तैयार हो गया। मेरा किन्मो अब ह्यूमन एम्परर बनेगा। लेकिन उनका एम्परर तो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ग्रैनी प्लीज
प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेचारे किन्मो के आंखों में तो आंसू भी आ गए, जो देखते साथ ही ग्रैनी सी कहने लगी कि देखो तो मेरा किन्मो कितना ज्यादा खुश है। इस जनरेशन का ह्यूमन एम्परर बनने के बाद तो उसके आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं। इधर किन्मो रोते हुए कहने लगा कि ये खुशी के नहीं बल्कि गम के आंसू हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हालांकि ग्रैनी सी उस पर तवज्जो नहीं देती। तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड कहते कि मुझे तो किन्मो की आवाज से ही पता चल रहा कि वो चिल्ला चिल्ला कर हमसे मदद मांग रहा है। जिस पर ग्रैनी सी कहती कि ना ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल हमारी चीफ इस दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट सोर्ड सेंट है और उनकी लेगेसी मिलने की वजह से किन्मो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इसीलिए तुम किन्मो के आंसुओं पर ध्यान मत दो, वो काफी ज्यादा खुश है। लेकिन उतने में हम देखते कि ग्रैनी सी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। दरअसल उनका इनर डीमन उनकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब से वो केयरफ्री सिटी से वापस आई थी तभी से वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। हालांकि ग्रैंडपा ब्लाइंड को ये बात समझ नहीं आती कि ग्रैनी सी के साथ क्या हो रहा। किसी को खबर नहीं थी कि ली टियानशिंग ग्रैनी सी पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। इधर विलेज चीफ की डिवाइन हैंड ने दोबारा से किन्मो को जमीन पर पटक दिया और अब तो किन्मो भी भाग भाग के थक चुका था। तो फाइनली ना चाहते हुए किन्मो ने ह्यूमन एम्परर की जिम्मेदारी उठाई। उसके चेहरे पर एक कौड़ी की भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन विलेज चीफ काफी ज्यादा खुश है कि फाइनली उन्होंने अपना बर्डन किसी और के कंधे पर सौंप दिया और अब वो अपनी सोर्ड आर्ट की पहली मूव के बारे में किन्मो को बताने लगे। वो कहते हैं कि मेरी पहली मूव का नाम था सोर्ड पियर्सिंग द माउंटेन्स एंड रिवर्स। जहाँ तक मुझे याद है तुमने बचपन में ही इस मूव को मास्टर किया था, तो क्यों ना अब तुम्हारी एबिलिटीज को थोड़ा सा टेस्ट किया जाए। मैं मेरी पावर्स को 5 लुमिनरीज रेल्म पर सील करके तुम्हारा मुकाबला करूंगा, फिर पता चलेगा कि तुमने इतने सालों में कितनी प्रोग्रेस की है। अब ये सुनते साथ ही किन्मो ने तुरंत ही विलेज चीफ को मसाज देना शुरू किया। उसे लग रहा था कि यही एक मौका है ह्यूमन एम्परर बनने की जिम्मेदारियों को खुद से हटाने का। वो उन्हें बताने लगा कि बिना फायदे के तुम्हें कोई मुकाबला नहीं करता, तो क्यों ना इस चैलेंज पर एक छोटी सी बेट लगाई जाए। अगर मैंने आपको मुकाबले में हरा दिया तो आप मुझे ह्यूमन एम्परर नहीं बनाओगे। ये एम्परर वाला टाइटल मुझ पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। जो सुनते साथ ही विलेज चीफ जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं ह्यूमन एम्परर का टाइटल तुमसे वापिस लूंगा। इतना ही नहीं, ये टाइटल तो मैं अपने साथ अपनी कब्र में लेके जाने वाला हूँ। अब कोई ह्यूमन एम्परर नहीं बन सकता, बस शर्त इतनी है कि तुम मुझे हरा के दिखाओ। अब ये सुनते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा जोश में आ गया। वो कह रहा था ग्रैंडपा चलो हारने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यहाँ पर किन्मो ने फटाफट से अपनी 5 लुमिनरीज की पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसका फॉर्म पूरी तरह से बदल गया था और अब किन्मो ने फटाफट से अपनी सोर्ड को भी समन कर लिया। यहाँ पर किन्मो ने बड़े ही कूल अंदाज में अपने पोस्चर को भी रिवील किया था और फिर देखते देखते यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की सोर्ड रेल्म क्रिएट हो गई, जिसमें इन दोनों का मुकाबला होगा। ये मुकाबला जीतना किन्मो के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसे ह्यूमन एम्परर की जिम्मेदारी से हाथ छुड़वाना है तो उसे इसे जीतना ही होगा। सब यहाँ पर किन्मो ने अपनी सोर्ड को स्पिन करते हुए सोर्ड कॉइलिंग आर्ट का इस्तेमाल किया, जो कि उसने यांगकांग की इंपीरियल एडवाइजर से ग्रास्प की थी। हम देख पाते हैं कि किन्मो की हजारों लाखों तलवार एक टोर्नाडो में बदल चुकी है। वहीं पर विलेज चीफ ने भी अपनी हेवी सोर्ड को फॉर्म कर लिया और अब इन दोनों तलवारों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विलेज चीफ की पावर काफी ज्यादा भयानक थी। उन्होंने तो किन्मो की सोर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी दूर पटक दिया। इधर विलेज चीफ उससे कहने लगे कि चल जल्दी से वापस आ जा, तो किन्मो दोबारा से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर किन्मो ने एक बार फिर से अपनी यूनिक सोर्ड स्टाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंजाम वही था। विलेज चीफ ने एक बार फिर से उसे दीवार पर पटक दिया। हालांकि किन्मो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो लगातार उन पर अपनी अलग अलग मूव्स का इस्तेमाल करने लगा और वहीं पर विलेज चीफ भी उसे अलग अलग अंदाज में पटकते जा रहे थे, कभी घर पर तो कभी कॉफिन में। एक बार तो उसे मुर्गियों के घर भेज दिया, जो कि किन्मो की पुरानी दुश्मन थी। यहाँ पर बाकी के सारे एल्डर्स भी किन्मो की इस धुलाई को विटनेस करने लगे। वो बेचारा भी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया कि अपने असली फॉर्म में वापस आ जाता है। वो यहाँ पर दिल ही दिल में सोचने लगा कि बचपन में ग्रैंडपा चीफ ने मुझे सोर्ड पियर्सिंग माउंटेन्स एंड रिवर टेक्निक को सिखाया था। वो मूव अपने आप में ही काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है और ऊपर से मैंने उसे यांगकांग की इंपीरियल एडवाइजर ने सिखाई हुई मूव्स के साथ कंबाइन
किया। मुझे ऐसा लगा था कि जब ग्रैंडपा चीफ अपनी 5 लुमिनरीज पावर को सील करेंगे उस वक्त मैं उन्हें आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को मेरे लेवल पर सील करने के बावजूद भी मैं उन पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाया। वेल यहाँ पर किन्मो पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे रियलाइज हो चुका था कि वो चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना बने, विलेज चीफ का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ह्यूमन एम्परर के टाइटल से पीछा छुड़वाने के लिए वो एक बार फिर से विलेज चीफ के साथ भिड़ जाता है और यहाँ पर भी विलेज चीफ ने उसके अलग अलग एंगल से धुलाई की। इस बार किन्मो काफी ज्यादा मार खा रहा था और फाइनली विलेज चीफ ने अपनी एक शानदार मूव के साथ किन्मो पर एक जबरदस्त स्लैश रिलीज किया, जिससे तो किन्मो हवा की सवारी करते हुए काफी दूर जाकर पटक जाता है। वो कह रहा था कि मैंने सोर्ड पियर्सिंग द माउंटेन्स एंड रिवर टेक्निक को मास्टर करने की काफी ज्यादा कोशिश की। मैंने हमेशा इस आर्ट को रिफाइन करके उसे और ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे इन एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इतनी कोशिशों के बावजूद भी ग्रैंडपा चीफ को हरा नहीं पा रहा। वैसे तो अभी तक मैंने हार मान लेनी चाहिए, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ ह्यूमन एम्परर के टाइटल तक सीमित नहीं। दरअसल इस मुकाबले के जरिए मेरी सोर्ड आर्ट और भी ज्यादा रिफाइन हो सकती। और अब यही सारी बातें सोचने के बाद किन्मो ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पर वो अपने माइंड स्पेस में एक सोर्ड आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने तलवारबाजी की अलग अलग मूव का अभ्यास करते हुए अपनी मूव्स को और भी ज्यादा स्टेबल बना दिया। इससे उसकी सोर्ड आर्ट रिफाइन भी हुई और किन्मो के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। और अब इसी आत्मविश्वास के दम पर किन्मो ने यहाँ पर एक जबरदस्त स्लैश रिलीज किया था, जो कि इनिशियली एक सन जैसा अपीयर होते हुए हजारों लाखों तलवारों में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो इस तरह से किन्मो अपनी इस फाइनल मूव को डिलीवर करने के लिए तैयार था। उसने अपनी लाखों करोड़ों फ्लाइंग सोर्ड्स फॉर्म कर ली थी। दरअसल इस गजब की मूव को कहा जाता है सेटिंग सन सोर्ड आर्ट। किन्मो ने इस आर्ट को कई दफा प्रैक्टिस किया था और इस बार उसने सेटिंग सन सोर्ड आर्ट के अल्टीमेट पावर को अनलिश किया। उसे तो ऐसा फील हो रहा था कि मानो ये टेक्निक कई सौ सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। इस टेक्निक का एक ही स्लैश आसमान को चीर सकता था। और अब हम विलेज चीफ की हेवी सोर्ड को देख पाते हैं, जो कि किन्मो की आंखें खोलने के लिए तैयार थी। वो कह रही थी कि किन्मो सोर्ड आर्ट में इम्प्रूवमेंट करने की आइडिया काफी ज्यादा गजब की थी। हर बार बस सेम ही सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने से दुश्मन तुम्हारी अगली मूव को पहचान सकता। इसलिए एक तलवारबाज ने हमेशा अपनी सोर्ड आर्ट को रिफाइन करते रहना चाहिए। लेकिन तुम्हारी सोर्ड आर्ट की इनसाइट मेरी जितनी डीप नहीं हो सकती। तुम जितनी ही बार अपनी सोर्ड आर्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, उतनी ही बार तुम उसमें एक एक कमजोरी को शामिल करते जाओगे। यानी कि तुम्हारा हर एक नया चेंज एक नए फ्लॉ को क्रिएट करेगा। इसलिए तुमने अपनी सोर्ड आर्ट को ज्यादा अल्टर नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता। देखो, मैं बदलाव करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा चेंज लाने के लिए तुम्हें खुद के अंदर भी चेंज लाना पड़ता। तुम्हें तलवारबाजी को गहराई से समझना होगा। उसकी हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को भी समझने की कोशिश करो। जिस दिन तुम तलवारबाजी की इनसाइट को ग्रास्प कर गए, उस दिन तुम यूँ समझ जाओ कि तलवारबाजी की हर एक सीमा को पार कर सकते हो। फिर ऐसी कोई सोर्ड टेक्निक नहीं रहेगी जिसका तुम यूज ना कर पाओ, और फिर उस वक्त तुम समझ जाओ कि तुमने डाओ को हासिल कर लिया। अब ये सुनते साथ ही किन्मो तुरंत ही उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। दरअसल उसने विलेज चीफ के सामने हार मान ली थी। वो समझ चुका था कि वो एक सोर्ड सेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही अपना सिर झुकाकर उसने विलेज चीफ को अपना मास्टर भी बना लिया था। दूसरे एल्डर्स भी खुश हो गए कि चलो फाइनली किन्मो ने हार मान ली। वहीं पर विलेज चीफ उसे उठाते हुए कहने लगे कि ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम ऑफिशियली 37th ह्यूमन एम्परर बन चुके हो। खैर, किन्मो को ह्यूमन एम्परर बनाने के बाद विलेज चीफ अपने कमरे में वापस आ गए। ग्रैंडपा मास ने तो रूम में दाखिल होते साथ ही दरवाजा बंद कर लिया ताकि कोई उन दोनों की बातें सुनने न पाए। और फिर उन्होंने विलेज चीफ से सवाल पूछा कि बताओ, जब आप किन्मो का मुकाबला कर रहे थे तब आपने अपनी पावर्स के साथ क्या किया? आपने अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया था। जिस पर विलेज चीफ चौंकते हुए कहने लगे कि ना, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो ग्रैंडपा मास्क उन्हें बताने लगे कि आपकी तलवार से बहुत ही भयानक वाइटल एनर्जी रिलीज हो रही थी। आपने मुकाबला करने से पहले ही किन्मो से वादा किया था कि आप अपनी कल्टीवेशन को सेम उसी की लेवल पर यानी कि 5 लुमिनरीज पर सील कर दोगे ताकि ये मुकाबला पूरी तरह से फेयर हो जाए। लेकिन अगर आपने वाकई अपनी पावर्स को 5 लुमिनरीज
इस realm पर सील किया होता तो आप sword piercing the mountain and river टेक्निक को बस 3 बार ही यूज कर पाते, लेकिन आपने 3 बार नहीं बल्कि 7 बार उस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब देखो मेरे सामने झूठ मत बोलना। आप दूसरों को तो उल्लू बना सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में धूल झोंकना बिल्कुल भी आसान नहीं। जिस पर विलेज चीफ कहने लगे कि भला तू मेरी वाइटल एनर्जी की डेप्थ को क्या पहचानेगा। मैं एक सोड गॉड हूँ तो मेरी वाइटल एनर्जी तेरी इमेजिनेशन से परे है। अगर मैं अपनी वाइटल एनर्जी को केयरफुली कंट्रोल करूँ तो मैं सोड आर्ट को 3 बार नहीं बल्कि 10 बार भी स्ट्रेच कर सकता हूँ। अब ये सुनते साथ ही एल्डर मास्क उन्हें गुस्से में घूरने लगे तो विलेज चीफ तुरंत ही उन्हें कन्विंस करते हुए बताने लगे कि हर एक स्लैश में मुझे मिनिमम अमाउंट में वाइटल एनर्जी का यूज करना होगा, तभी जाकर मैं उसे काफी बार स्ट्रेच कर सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा मास्क को कहाँ ही भला उन पर यकीन होने वाला था। वो कहते हैं कि अब सच बोल भी दो, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। तो विलेज चीफ भी समझ गए कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, वो चाहे पूरी दुनिया को ही उल्लू क्यों ना बनाए। लेकिन ग्रैंडपा मास्क पर ये पैंतरेबाजी नहीं चलने वाली, तो फिर उन्होंने सच उगलना शुरू किया। वो कहने लगे कि किन्मो की वाइटल एनर्जी वाकई इम्प्रेसिव थी। पहला तो मुझे लगा था कि अगर हम दोनों सेम कल्टीवेशन लेवल पर आकर फाइट करेंगे तो मैं आसानी से उसे हरा दूंगा। तो ग्रैंडपा मास्क उनकी बात काटते हुए कहने लगे कि हाँ, फिर बाद में तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम बस एक पानी से भरी हुई बकेट हो और किन्मो है पूरा की पूरा समंदर। अब ये सुनते साथ ही चीफ हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि किन्मो जब स्पिरिट एम्ब्रियो realm पर था तब भी उसकी वाइटल एनर्जी मुझसे डबल थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि समय के साथ उसकी वाइटल एनर्जी स्टेबल हो जाएगी और फिर 5 लुमिनरीज पर आने के बाद मैं आसानी से उसे हरा पाऊंगा। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि हम दोनों के दरमियान का गैप इतना ज्यादा बड़ा होगा। वैसे अगर 5वीं लुमिनरीज की मेरी पावर को देखा जाए तो मैं काफी ज्यादा खतरनाक हूँ। जिस पर ग्रैंडपा मास्क कहते हैं कि मैं आप में जरा भी दिलचस्प नहीं, मुझे तो सुनना है किन्मो के बारे में। तो विलेज चीफ कहते हैं कि हाँ, उस बच्चे की कोई वीकनेस नहीं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से मुझे मजबूर होकर उस बच्चे के साथ चीटिंग करनी पड़ी। मैंने उसे भले ही बताया कि मैंने अपनी पावर को 5 लुमिनरीज पर सील किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था और इसके बावजूद भी किन्मो काफी देर तक मेरे सामने टिका रहा। खैर, तुम मेरी पावर को अच्छे से जानते हो इसलिए तुम ये बात तुरंत ही समझ गए, लेकिन प्लीज अब बाहर जाकर सबके सामने इसका ढिंढोरा मत पीटना, वरना मुझे काफी ज्यादा जलील होना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलेज चीफ ने तो किन्मो के खिलाफ जीतने के लिए चीटिंग की थी और ये उनकी मजबूरी थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर किन्मो ह्यूमन एम्परर नहीं बनने वाला था। अरे अब ग्रैंडपा मास्क उनसे कहते हैं कि मैंने सुना था कि ह्यूमन एम्परर का सील किसी बहुत ही एंशिएंट इनहेरिटेंस से कनेक्टेड है। कुछ इनहेरिटेंसेस तो हजारों साल पुराने हैं। इनफैक्ट एक ऐसा सीक्रेट ग्राउंड है जिसे ह्यूमन एम्परर ने खुद फाउंड किया था। तो विलेज चीफ उन्हें बताने लगे कि हाँ, ये सारी कहानियाँ एक लेजेंड है जो हजारों सालों से जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही। लेकिन अब इन दिनों ह्यूमन एम्परर सील की उतनी वैल्यू नहीं रही, इसे तो बस एक लोहे के टुकड़े जैसा माना जाता। तभी ग्रैंडपा मास्क कहते हैं कि मैंने इस सील के बारे में और भी कहानियां सुनी हैं, जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन एम्परर सील एक राजा के इंपीरियल सील से भी ज्यादा बड़ी अथॉरिटी को कैरी करता। ह्यूमन एम्परर सील में इतनी पावर है कि आप इस दुनिया के हर एक हीरो को कमांड दे सकते हो। अब ये सुनते साथ ही विलेज चीफ उन्हें ताना मारते हुए कहने लगे कि अब तो किन्मो ह्यूमन एम्परर बन चुका है, तो उसे बोलो कि वो सील ले जाकर अपने हीरोज को कमांड करे। मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन कौन उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। भले ही ह्यूमन एम्परर सील के पास एक बेहतरीन अथॉरिटी है, लेकिन आज तक कोई भी एम्परर उस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। जो सुनकर ग्रैंडपा मास्क कहते हैं कि वो सील काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसके भी पास वो एम्परर सील होगा उस पर हमेशा खतरे की तलवार टंगी रहेगी। लेकिन फिर भी आपने वो सील किन्मो के हवाले किया। तो विलेज चीफ अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहने लगे कि ह्यूमन एम्परर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ एक बर्डन भी। जब ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई तब मैं भी इसे कैरी नहीं कर पाया था और इसी वजह से मुझे अपने हाथ पांव खोने पड़ गए। मगर ये बोझ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे किसी न किसी को तो उठाना ही पड़ेगा और ये मैं बिल्कुल अलाउड नहीं कर सकता कि ह्यूमन एम्परर का सील मेरे साथ मेरी कब्र में जाए। इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी है जो काफी ज्यादा भयानक होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें उन्हें फेस करना ही पड़ेगा।
इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम घायल भी हो सकते हो या फिर मर भी सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम इसमें कामयाब ना हो सकता है कि किन्मो इस काम को पूरी तरह से निभा पाए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा मास विलेज चीफ से कोई बहस करना नहीं चाहते थे। उन्हें अच्छे से पता है कि विलेज चीफ अपना इरादा बदलने नहीं वाले, तो विलेज चीफ से कहने लगे कि अब आपने किन्मो को ह्यूमन एम्परर बना ही दिया तो क्यों ना उसकी पावर्स को भी बढ़ाया जाए। अब हमने उसे हायर लेवल की टीचिंग देना शुरू करना चाहिए। तो विलेज चीफ ने भी उनकी बात मानते हुए अगले ही दिन से किन्मो की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी सिंगल सोर्ड स्ट्रोक में ऐसी पावर होनी चाहिए कि तुम एम्परर के खून के समंदर बहा दो। और अब यहाँ पर हमें उनका पोस्टर दिखाया गया जिसमें वो बताते हैं कि मेरा होमलैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका, लेकिन मैं अकेला ही जिंदा बचा, वही पुराने कपड़े पहनकर। ये तो थी मेरी पहली टेक्निक जिसे कहा जाता है सोर्ड पियर्सिंग द माउंटेन्स एंड रिवर्स। अब बात करते हैं मेरी सेकंड सोर्ड टेक्निक की जिसे कहा जाता है सोर्ड ड्रॉज फोर्थ द एम्परर ईरा। इसे मास्टर करने में तुम्हें थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी भी मुश्किल नहीं कि तुम इसे कॉम्प्रहेंड न कर पाओ। लेकिन अगर इसके बावजूद मेरी दूसरी टेक्निक्स की बात की जाए तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम चाहे सोर्ड आर्ट का कितना ही नॉलेज गेन क्यों ना कर लो, लेकिन तुम कभी भी मेरी दूसरी सोर्ड आर्ट्स को सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैं बस उन मूव्स का तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, लेकिन तुम्हें उन टेक्निक्स पर अपना वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब किन्मो भी उनके सोर्ड आर्ट के सारे नॉलेज को पेपर पर उतारते हुए उस पर प्रैक्टिस करने लगा। वो कहता है कि विलेज चीफ ने एक ह्यूमन एम्परर के हॉल का जिक्र किया था, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कुछ सोर्ड टेक्निक मौजूद होगी, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस हॉल में मौजूद सोर्ड टेक्निक विलेज चीफ की टेक्निक से काफी ज्यादा डिफरेंट होगी। अगर विलेज चीफ के सोर्ड आर्ट की बात की जाए तो उनके पास टोटल 8 टेक्निक है। हर एक कल्टीवेशन रॉल्म के हिसाब से उन्होंने एक एक टेक्निक को डिजाइन किया था, यानी कि स्पिरिट एम्ब्रियो से लेकर डिवाइन ब्रिज तक। मगर ये तो टोटल 7 लेवल ही काउंट होगी, तो फिर उनके पास वो 8वीं टेक्निक कौन सी होगी? मेरे ख्याल से वो उनकी सोर्ड गॉड की मूव है। और उतने में ही ग्रैंडपा लेम वहाँ पर पहुँच गए। वो किन्मो से कह रहे थे कि बच्चे यू दिन में सपने देखना बंद करो। मैंने नोटिस किया था कि तुम अब पहले जैसे फुर्तीले नहीं रहे, तुम पर काफी ज्यादा जंग लगी है, तो चलो अब तुम्हारा जंग निकालने का वक्त आ चुका है। और इतना कहते साथ ही वो किन्मो को अपने साथ प्रैक्टिस करने ले जा चुके। साथ ही ग्रैंडपा ब्लाइंड ने भी अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए किन्मो के साथ फाइट की थी। और सिर्फ वही नहीं बल्कि हर एक एल्डर उनके साथ अपनी अलग अलग मूव को शेयर करने लगे ताकि किन्मो का नॉलेज और भी ज्यादा वास्ट हो जाए। इतना ही नहीं ग्रैंडपा मास ने भी उसे पॉइजन की ट्रेनिंग देना शुरू की, और ये वाली ट्रेनिंग सबसे ज्यादा डरावनी थी क्योंकि इसमें किन्मो को बड़े बड़े पॉइजनस बिच्छुओं का मुकाबला करना होगा। इन सभी लोगों ने ठान लिया था कि किन्मो को और ज्यादा पावरफुल बना के ही वापस भेजेंगे। और इस तरह से काफी दिनों तक इन सारे एल्डर्स ने अपनी अपनी आर्ट किन्मो को सिखा दी। अब बाकी रह गई थी बस ग्रैनी सी। उसने ही अपनी आर्ट को अभी तक किन्मो को पास डाउन नहीं किया, तो ग्रैंडपा लेम सीधे उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। वो कहते हैं कि हम सबने तो अपना काम पूरा कर दिया, तो चलो अब तुम भी अपनी हायर लेवल की आर्ट को किन्मो को पास डाउन करो। मगर वहाँ का नजारा देखते साथ ही ग्रैंडपा लेम के पूरी तरह से होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि ग्रैनी सी की फेक बॉडी नीचे पड़ी है और वो फिलहाल अपने असली फॉर्म में आ चुकी थी। फिलहाल वो सजने संवरने में बिजी है। और फिर अपने इसी मदहोश अंदाज में उन्होंने ग्रैंडपा लेम से सवाल पूछा कि बताओ क्या मैं खूबसूरत हूँ? लेकिन इसका जवाब देने की बजाय तो ग्रैंडपा लेम डर के मारे वहाँ से भाग निकले और चिल्लाते हुए सबको बताने लगे कि ये बुढ़ी ग्रैनी अपनी जवानी वाले फॉर्म में आ चुकी है। प्लीज कोई भी इसकी आंखों से आंखें मत मिलाना, वरना पूरी तरह से इस औरत के जाल में फंस जाओगे। इधर ग्रैनी सी सबसे पहला तो एल्डर डेफ के पास से गुजर गई। अब उनके असली फॉर्म को देखते साथ ही एल्डर डेफ ने तुरंत ही अपना फेस घुमा लिया। तब तक एल्डर माँ उनके सामने कूद गए, लेकिन उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रैनी सी की आंखों से आंखें मिला पाए। वो भी फटाफट से अपने आसपास एक शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं ताकि ग्रैनी सी की चार्म टेक्निक से खुद को बचा पाए। वहीं पर एल्डर मास तो एक सेकंड के लिए पूरी तरह से उनके जाल में फंस गए, लेकिन उन्होंने फटाफट से अपने माइंड का कंट्रोल दोबारा से रिगेन किया। वेल इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ग्रैनी सी से आंखें मिलाई जाए। बस एक ही बंदा ये हिम्मत कर सकता है, जो कि थे ग्रैंडपा ब्लाइंड।
क्योंकि वो खुद अंधे हैं, तो ग्रैनी सी को क्या ही देखेंगे। और तुरंत ही अपने दोस्तों से पूछने लगे कि बताओ ये फिलहाल कौन से फॉर्म में है। तो ग्रैंडपा लिम उधर से चिल्लाते हुए बताने लगे कि ऑफ कोर्स ये उस थर की टियानशिंग के फॉर्म में है। शायद ग्रैनी सी अब बिल्कुल भी अपने इनर डीमन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वेल उस पूरी जगह पर ग्रैनी सी ने अपनी चार्मिंग टेक्निक के ऑरा को फैला दिया था और अब वो अपनी डांस मूव दिखाते हुए इन सबको बताने लगी कि शादी से पहले ही मुझे पता था कि मैं इस औरत के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो इसके लायक रहे, मगर फिर भी मैंने सी के साथ शादी करने का फैसला लिया, ये जानते हुए भी कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब मैं उसका मास्टर था, इसलिए सी भी मेरे मैरिज के प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाई। उसने अपने मन को मारकर शादी के लिए हाँ बोला और मैं उसी वक्त समझ गया था कि शादी की पहली रात ही मुझे खत्म कर देगी। मगर ये सब पता होने के बावजूद भी मैंने उसके साथ शादी की। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि वो अपने हाथों से मुझे खत्म करे, क्योंकि मुझे उसकी खूबसूरती से तहे दिल से जलन थी। तुम लोग ही सोचो कि भला एक औरत इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती। सच बताओ तो मैं उसके साथ शादी प्यार की खातिर नहीं करना चाहता था, बल्कि मैंने शादी तो इसलिए की ताकि मैं उसकी बॉडी पर कब्जा कर सकूं। मैंने तो पहले ही प्लानिंग बनाई थी कि जैसे ये मुझे खत्म करेगी मैं इसकी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। और सच बताओ तो इसमें हम दोनों का भी फायदा था। ऐसी खूबसूरत औरत बनने का मौका भला किसे ही मिल सकता है। जिस पर एल्डर ब्लाइंड कहने लगे कि टियानशिंग कहीं ये बात तुम भूल तो नहीं गए कि तुम एक मर्द हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक अच्छा खासा मर्द होने के बावजूद तुम्हें औरत बनने का शौक क्यों चढ़ा। जिस पर टियानशिंग कहने लगा कि आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अकल से भी अंधा है। तू ये कभी समझ नहीं पाएगा कि एक औरत बनने की खुशी क्या होती है। मैं अपने इस खूबसूरती के दम पर किसी भी मर्द के दिल पर राज कर सकती हूँ। खैर अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ ताकि अपनी इस औरतों वाली जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। और तुम बुड्ढों में इतना दम नहीं कि मेरा रास्ता रोक पाए। मगर उतने में किन्मो उसके सामने आ गया और टियानशिंग से कहता है कि जैसे मैं होली डीमन सेक्ट का लीडर हूँ वैसे ही तुम भी वहाँ के लीडर थे, तो तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुझे तो अब तुम्हें अपना सीनियर बुलाने में भी हेजिटेशन हो रहा। जो सुनते साथ ही टियानशिंग ने तुरंत ही अपनी चार्म टेक्निक की मदद से किन्मो को अपने वश में करने की कोशिश की और अब वो किन्मो के बाल पकड़ते हुए उससे कहने लगा कि अगर अब तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से बाहर निकाला तो ये लेडी तुम्हारी गर्दन काट देगी और फिर तो मैं खुद ही होली डीमन सेक्ट को लीड करूंगा। इधर किन्मो तो पूरी तरह से उसके वश में आ चुका था। वो कहता है कि वाह ये औरत तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, अगर ये मेरी पार्टनर बन जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन फिर किन्मो ने तुरंत ही खुद को याद दिलाया कि ये तो उसकी ग्रैनी सी है, वो इनके बारे में ऐसी बातें नहीं सोच सकता। वो खुद को ही बार बार बताने लगा कि ये तो थर की बुढ़ा टियानशिंग है जो कि मेरे ग्रैनी सी की बॉडी पर कब्जा करना चाहता। लेकिन टियानशिंग की इस चार्म टेक्निक से आजाद होना किन्मो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था और इसीलिए उसने मजबूर होकर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर टियानशिंग को पूरा यकीन था कि कोई भी उसका रास्ता ब्लॉक नहीं करेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे अपनी चार्म टेक्निक में फांस लेगी। मगर तभी एल्डर ब्लाइंड ने सीधे जाकर उसका रास्ता रोका। तो यहाँ पर टियानशिंग उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा ब्लाइंड पूरी तरह से उस पर हावी हो गए। तो टियानशिंग गुस्से में उनसे कहने लगा कि अंधे शुक्र मना कि मेरी वाइफ की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, वरना मैं तुझे ऐसी टक्कर देता कि तू जिंदगी भर याद रखता। सो इस तरह से फाइनली ग्रैंडपा ब्लाइंड के सामने टियानशिंग को हार माननी पड़ी। विलेज के एल्डर्स इतने पावरफुल होने के बावजूद भी टियानशिंग को रोक नहीं पाए थे, लेकिन ग्रैंडपा ब्लाइंड ने अंधे होने की वजह से टियानशिंग को कंट्रोल कर लिया। इससे ये बात साबित हो गई कि हर एक वीकनेस तुम्हें लूजर नहीं बनाता, बल्कि कभी कभार तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारे काम आएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।